यहाँ पे कौन से स्टॉक्स जो है, ऑफ कोर्स फ्यूचर के बात भी करेंगे, कौन से अच्छे लग रहे हैं? पहले ऑटो से स्टार्ट करते फिर कंजम्पशन पे जाते हैं। सबसे पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को धन्यवाद। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र का विभाजन होना चाहिए। ये विभाजन किस प्रकार से होगा? तो जहां तक हमारी सोच और विचारधारा है, एक होता है दो पहिया और तीन पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, दूसरा होता है चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, और तीसरा हिस्सा होता है कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स और खास करके ईवीज यानी कि ऊर्जा से चलने वाले वाहन। तो हर एक ऐसे तो काफी कवरेज है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। और एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं, अनिवार्य होगा क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर रहे हैं, कि जो भी निवेश लायक रणनीति इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। तो तीन हिस्सों में अगर मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने जाऊं, तो दो पहिया तीन वाहन बनाने वाली कंपनियों में प्राथमिकता के आधार पर आप चाहे तो टीवीएस मोटर्स पसंद कर सकते हैं। चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी में काफी सारी है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर आप आंकड़े देखें और कारोबार की कारगर रणनीति भविष्य के लिए सामने रखे, तो महिंद्रा महिंद्रा आता है। एक कंपनी है जो केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, लाइट, मीडियम और हेवी, वो है अशोक लेलैंड। इसके पश्चात एक कॉम्बिनेशन वाली कंपनी है जो टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल बनाती है, आइशर मोटर्स। एक कंपनी जो कि केवल ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाती है, वो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। और आखिर में, जैसे मैंने कहा, केवल ऊर्जा से चलने वाले वाहन बनाने वाली कंपनी, तो उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो ये पूरा विभाजन है ऑटो क्षेत्र का, वाहन क्षेत्र का, जहां पर इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। तो टीवीएस मोटर्स, एम&एम, अशोक लेलैंड और एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पर नज़र रखने की सलाह। गौरांग सर, खपत वाले क्षेत्र पर अगर फोकस करें तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो बहुत सी ग्लोबली जो चीज़ें होती हैं उससे कई बार अछूता रह जाता है, और इसी वजह से इसमें दिलचस्पी जो है वो आम निवेशक की बढ़ती है। तो हमें बताइए, खपत वाले क्षेत्र में कहाँ नज़र रखी जाए? थोड़ा अभ्यास किया था प्रशांत भाई, क्योंकि ये 2 अप्रैल के पश्चात और जो बेतुकी टिप्पणी और ट्वीट्स आती हैं अमेरिका से राष्ट्रपति के द्वारा, तो मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया था। और कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से करीबन 6 या 7 ऐसे क्षेत्र हैं हमारे शेयर बाजार में जो थोड़े बहुत वंचित है, जो भी उठापटक या फिर अनिश्चितता का वातावरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाचार आते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स की, और मैंने अभी आपके सहयोगी स्नेही की भी मैं बात सुन रहा था, तो 2-3 चीज बहुत सकारात्मक हुई है। एक तो है कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं, जो कि ये क्षेत्र के लिए काफी सकारात्मक, क्योंकि एक तरफ कुछ कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है कच्चा तेल, या फिर सामान के आवागमन में जाकर के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कच्चा तेल एक अहम भूमिका निभाता है। ये एक बात है। दूसरी बात, जो लागत खर्च यानी कि जो कच्चा माल है, वहां पर भी अगर आप देखने जाएं तो पिछली कुछ तिमाहियों से इस तिमाही में वो कम खर्च जो है वो कम हुआ है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के द्वारा शुद्ध मुनाफे के मार्जिन में सुधार हुआ है। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर आप बात करें, तो पहले तो टैक्स में राहत माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से, फिर अच्छी बारिश, और आने वाले समय में ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से रुझान बेहतर, मांग बेहतर होने की संभावना। तो ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं प्रशांत भाई, तो इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में आपको जमीनी स्तर पर जो है वो इसके आसार नजर आएंगे, खपत बढ़ रही है उसके आसार नजर आएंगे, और जिसका योगदान आपको आय में और शुद्ध मुनाफे में होगा। तो क्षेत्र थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग था एफएमसीजी, आप चाहे डिस्क्रिशनरी देख लीजिए, नॉन डिस्क्रिशनरी देख लीजिए, लेकिन इस क्षेत्र में भी मेरे ख्याल से करीबन आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं रिसर्च टीम की तरफ से, जहां पर हम खरीदारी की राय देख रहे हैं। और ये एक क्षेत्र होगा जहां पर काफी लोगों की नजर बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर आपकी पसंद? एक नहीं अनेक है प्रशांत भाई, लेकिन हाँ, कुछ अगर विकल्प आपके सामने रखना चाहूं तो टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल, आईटीसी, डाबर और मैरिको, ये कुछ विकल्प है जहां पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर ढेर सारी कंपनियां जहाँ पर बेहतर जो है वो संकेत आपको नज़र आ सकते हैं गौरांग सर की राय में। चलिए,
अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो एक वक्त वक्त पे लीडरशिप लेता था, जो बाजार को ड्राइव करता था, जो एक ऐसी रैली दिखाता था जिसके दम पे बाजार में एक कॉन्फिडेंस बनता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उस सेक्टर में एक तरह की बेचैनी महसूस की जा रही है। कुछ भी होता है वो सेक्टर सबसे पहले परेशान होता है। तो सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। अभिषेक गावशिंदे सर हमारे हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक सर, नतीजों के लिहाज से पहले बताइए आईटी सेक्टर कैसा रहा और ऐसा क्या हो रहा है, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, जो आईटी सेक्टर जो है जिस लीडरशिप के लिए जाना जाता था मार्केट में, वो लीडरशिप उससे छूट रही है। जी, सबसे पहले अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो ऐसा सेक्टर होता है जो सबसे पहले अपने नतीजे देता है। और अगर इस क्वार्टर में देखें तो यूएस मार्केट को लेकर जो इनका एक्सपोजर है तो कंसर्न्स तो पहले ही बिल्डअप थे, एक्सपेक्टेशन मॉडेस्ट थी। और अगर नतीजे देखें तो वहाँ पर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को नहीं मिला अगर इन्फोसिस के नतीजों को छोड़ दे तो। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रोथ अपने आप में मॉडरेट हो रही है। अगर इन बड़े प्लेयर्स की बात करें तो छोटे प्लेयर्स में ग्रोथ अगर आ भी रही है तो वो एक बेस इफेक्ट का काम है। अगर डील का देखें तो या ऑर्डर बुक का देखें तो वो बहुत अब रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। और उन पर ऑर्डर बुक के बाद भी एक कंसर्न जरूर है कि एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा। आईटी सेक्टर के बारे में बात करें तो इसका H1 में जो होता है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज़्यादा होता है। तो अगर H1 में अगर टैरिफ का कंसर्न है तो डेफिनेटली जो है कि इस साल में जो है कोई बहुत बड़ा अर्निंग सरप्राइज आएगा या अर्निंग अपग्रेडेशन आएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस को भी देखें तो वहाँ पर हायर एंड में कहीं पर कोई ग्रोथ में अपग्रेडेशन नहीं आया है। कुछ कंपनीज ने लोअर एंड को इंक्रीज किया है, वो भी बेस इफेक्ट के कारण। Q2 में जो है लोग ज़्यादातर मैनेजमेंट्स का मानना है कि टैरिफ रिलेटेड फियर्स दूर हो जाएंगे तो Q3 से या Q4 से जो है एक न्यू ग्रोथ साइकिल डिराइव हो जाएगी। बट अगर वो होती भी है तो जो लार्ज प्लेयर्स है वहाँ पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि बेस इफेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है, हेडकाउंट्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है और इसके बाद जो एट्रिशन रेट है वो भी कंटिन्यू मेंटेन है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है या प्राइसेस जो है वो मल्टी ईयर लो है तो साथ ही साथ जो है मल्टी ईयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी जो है वो मॉडरेट होते जा रहे हैं और उसका असर जो है आप सेक्टर पे देख रहे हैं। इस सेक्टर को अगर आपको देखना है तो इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में अभी भी जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ की पोटेंशियल है, अभी भी रेवेन्यू पोटेंशियल है कि कुछ अगर सुधार होता है तो वहाँ पे वो जो है रेवेन्यू पोटेंशियल ड्राइव हो जाएगा। बट लार्ज कैप कंपनीज में बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर एक कोई हैवी करेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर उम्मीद नहीं की जा सकती कि मिड सिंगल डिजिट से ज़्यादा ग्रोथ अगले 1-2 साल में देखने को मिलेगी। उसका ही असर जो है स्टॉक प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको IT सेक्टर में रहना है, इस समय भी रहना है, प्राइस करेक्शन का फ़ायदा उठाना है, कॉन्ट्रा व्यू लेना है, तो हमारे हिसाब से जो है आपको मिड कैप या टायर 2 कंपनीज की तरफ देखना चाहिए। लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ आपको आने वाले समय में मॉडरेट होता हुआ ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मिड कैप पे जो कंपनियां हैं आईटी में, वहां पर अब आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा।